नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय लखनऊ में हूं। मिशन सुरक्षा परिषद का आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये मिशन सुरक्षा परिषद जो है वो देश के कई राज्यों में बहुत सक्रियता से के साथ काम कर रहा है और इस मिशन सुरक्षा परिषद को जो लीड कर रहे हैं वो गंगाराम अम्बेडकर जी हैं। गंगाराम अम्बेडकर जी बहुजन समाज पार्टी की जो 2007 से 12 वाली सरकार थी उसमें बहन जी के ओएसडी थे। आज मिशन सुरक्षा परिषद का वो पूरे देश में विस्तार कर रहे हैं। मिशन सुरक्षा परिषद के जरिए देश में दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और जो अकलियत है मजलूमों को एक बड़ा मंच दे रहे हैं। उनके अंदर राजनीतिक हौसला जो है वो बढ़ा रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। आज गंगाराम अम्बेडकर जी से मैं बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को लेकर के बात करूंगा। तो सर, आपका एक भारत पे स्वागत है। नमस्कार। मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय में एक भारत समाचार का हम तहे दिल से उनकी पूरी टीम का स्वागत करते हैं। और जहां तक मिशन सुरक्षा परिषद के बारे में, मिशन सुरक्षा परिषद का जो गठन 26 मार्च 2017 को इस देश के अंदर जातियों के आधार पर बिखरे हुए लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से हमारे तमाम साथियों की कोशिश है कि मिलकर के एक बेहतर प्लेटफार्म तैयार किया जाए और फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा को लगातार रिचार्ज किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में मिशन सुरक्षा परिषद का हम लोगों ने गठन किया। लोगों को पहली दफा ऐसा महसूस हुआ था कि संगठन निरंतर देश में बनते हैं, बिगड़ते हैं। इसी तरह मिशन सुरक्षा परिषद भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिसका इरादा नेक होता है उसको रास्ते मिलते ही रहते हैं। संगठन के लोगों के अंदर जुनून, हौसला और जो हम लोगों ने उनके अंदर जज्बात पैदा किया, महापुरुषों की सोच पैदा किया, उसका नतीजा था कि तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी 7 बसंत पूरे करके हम लोगों ने 26 मार्च 2024 को 7वां स्थापना दिवस समारोह मनाने का काम किया है और निरंतर संगठन पूरे देश में अपने मंजिले मुकाम तक आगे बढ़ रहा है। तो 7 साल में सर आपने उत्तर भारत मतलब हिंदी बेल्ट को छोड़ करके आपने और भी दूसरे राज्यों में विस्तार किया। ये सब कैसे हो पाया? इसके पीछे मतलब आपके साथ जो टीम लगी हुई है, कैसे आपने 7 सालों में पूरे देश में इसका विस्तार किया? ये सही है कि जहाँ पर भाषा की समस्या है, कहीं कहीं किसी किसी दक्षिण भारत के राज्यों में लोग हिंदी नहीं समझ पाते, अगर उनसे अंग्रेजी में संवाद करना चाहे तो अंग्रेजी नहीं समझ पाते। वो अपने क्षेत्रीय भाषा, कहीं कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, इस तरह अपनी क्षेत्रीय भाषाओं पर उनका ज़्यादा जोर रहता है। तो हम लोगों ने कई कई बार का एक प्रयोग किया कि उन राज्यों में ऐसे पदाधिकारी को स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में तैनात किया जिनको कई भाषाओं की जानकारी थी। एक बार कर्नाटक के बागलकोट में मेरा कार्यक्रम लगा, तो वहाँ पर एक समस्या थी कि मैंने पहले हिंदी में संवाद जब शुरू किया तो लोगों के तरफ से आवाज़ आने लगी कि हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने अंग्रेजी में संवाद शुरू किया, फिर भी नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने अपने स्टेट प्रेसिडेंट से कहा कि मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँगा, आप इनकी कन्नड़ भाषा में आप इनको बताने का काम करें। तो इसी तरह का हम लोगों ने 2 भाषी संवाद जब शुरू किया तो हमारी बात धीरे धीरे लोगों के गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी उनकी समझ में आने लगी और निरंतर हम लोग उन राज्यों में भी अपना पैगाम पहुंचाने में सफल हुए जिन राज्यों में लोग हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे थे। और निरंतर जो फूले साहू जो अम्बेडकरी विचारधारा है, ये एक भारत के अंदर ऐसी विचारधारा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग इसको जानते हैं, स्वीकारते हैं और मानते हैं। तो अम्बेडकरी, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा का पैगाम जो हमने दिया तो लोगों की समझ में आया और निरंतर हमारे साथ वो जुड़ना का सिलसिला शुरू हो गया। आपने एमएसपी का नाम सुना होगा। इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में कुछ फसलों के लिए एमएसपी लागू है और कुछ फसलों के लिए अभी बची हुई है, लेकिन एमएसपी एक और है जिसको मिशन सुरक्षा परिषद कहते हैं। किसानों के लिए जिस तरीके से एमएसपी जरूरी है, समाज के लिए भी एमएसपी आपका कितना जरूरी है? बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया तो उन्होंने कहा इस देश के जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं उनके लिए मैंने राजपाट का दरवाजा खोल दिया है। अगर ये शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को मैंने एक वोट का अधिकार दिया है, अगर ये अपने वोट की ताकत को समझ जाएं, अपने वोट की ताकत को इकट्ठा कर लें, तो इस देश में ये पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक बना सकते हैं। तो लोकतंत्र में लोगों को संगठित करने के लिए संगठन की जरूरत होती है, क्योंकि संगठन उस सूत्र और सुई की तरह है जिसमें तमाम फूलों में, रंग बिरंगे पुष्पों में पिरोकर हम माला तैयार करते हैं। तो मिशन सुरक्षा परिषद एक सुई धागे की तरह है जिसमें हम तमाम जातियों के रूप में बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करके उनको एक सूत्र में पिरोकर एक बेहतर माला, यानी जातियों को तोड़कर जमात और जमात को समाज में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसका समाज बनता है उसकी सरकार बनती है, और जिसकी सरकार बनती है उसकी हजारों साल की बिगड़ी बात बनती है। तो कांशीराम जी ये हमेशा कहते थे कि आज तक हमने उन लोगों की बहन बेटियों का बलात्कार होते हुए नहीं देखा है जो राजपाट करते हैं, उनकी जमीनों में कब्जा करते हुए नहीं देखा है जो राजपाट करते हैं। तो अगर हमें अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को सुरक्षित रखना है, या अपने समाज की हिफाजत रखना है, या हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती अन्याय अत्याचार से निजात दिलाना है, तो हमें राजपाट पर हिस्सा डालना बहुत जरूरी है, और राजपाट प्राप्त करने के लिए लोगों का जमात बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के लिए मिशन सुरक्षा परिषद उस तरह जरूरी है जिस तरह कांशीराम जी ने कभी कोशिश की थी कि वामसेप, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उन लोगों के अंदर राजपाट की अलग जगाने का प्रयास किया जिनके बारे में लोग कहते थे कि ये प्रधानी चलाने का शऊर नहीं है, इनको ब्लॉक प्रमुखी चलाने का शऊर नहीं है, विधायक बनने का शऊर नहीं है। लेकिन उस समाज के लोगों ने अपनी एकजुटता दिखा करके उत्तर भारत में 4-4 बार सरकार बनाने का काम किया, और अपनी क्षमता भी दिखाने का काम किया, और वो सरकार बनाने का भी काम किया। इस तरह हम देश भर के तमाम शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को ये बताने में लगे हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है, सारा कुछ संभव है। अगर हम अपने वोट की ताकत को पहचान लें, तो आपके पास वो पारस बटिया है कि उसका सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो जंगल में गुर्राने वाला शेर भी सर्कस का शेर हम बना सकते हैं। इसी कोशिश के साथ, इसी पैगाम के साथ मिशन सुरक्षा परिषद में हम लोगों को जोड़ने पे लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरा सर आपने बनाया कि आप जो है वो समाज को संगठित कर रहे हो, ये काम पूरे देश में चल रहा है। आपने कहा है कि अगर समाज बन जाए, समाज इकट्ठा हो जाए तो सरकार बनने में जो है वो देर नहीं लगती है। तो आप जो है समाज को संगठित कर रहे हैं, समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। आप जो अभी ये MSP चला रहे हैं, आप मिशन सुरक्षा परिषद, तो ये जो है अभी सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा सक्रिय है, तो इसको राजनीतिक विस्तार भी देने की कोई योजना आने वाले समय में? देखिए, ऐसा है कि समय एवं समाज की जरूरत के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। हमारे संगठन में तमाम तरह के लोग हैं, जो कुछ सियासी हैं तो कुछ सामाजिक हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने लोगों से विचार विमर्श करने के बाद जरूरत के मुताबिक, जैसा कि मुझे याद है कि 1980 में जब कांशीराम साहब ने DS4 बनाया तो कुछ लोग DS4 से चुनाव मैदान में उतर गए। तो कांशीराम जी को लगा कि मेरे लोगों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है काफी तेजी से आगे बढ़ी है, वो एक सामाजिक मूवमेंट में भी राजनीतिक काम शुरू कर दिए। तो उनको लगा कि इस देश के बहुजनों को अब राजनीतिक पार्टी देने की जरूरत महसूस हो रही है। तो उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी गठित किया। तो ये तो देखो, समय एवं समाज की जरूरत के मुताबिक अगर हमको ऐसा महसूस होगा कि समाज में लीडरशिप का वैक्यूम आ रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए मिशन सुरक्षा परिषद को अपनी सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तो जरूरत के मुताबिक समाज से विचार विमर्श करके, अपने लोगों से विचार विमर्श करके हम कोई भी काम कर सकते हैं। 2027 में मिशन सुरक्षा परिषद जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, इसका मतलब? क्योंकि मिशन सुरक्षा परिषद एक संसदीय दल है, लोगों का अपना एक समूह है, हमारी एक कोर कमेटी है, उसमें तमाम लोगों के राय मशविरे के आधार पर हम लोग फैसला करते हैं। हालांकि लोगों की इच्छा है, लेकिन अभी हम लोग समय एवं हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं। जैसी परिस्थितियां दिखेंगी वैसा फैसला हम लोग करेंगे। तो मिशन सुरक्षा परिषद जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत, इसके अलावा दक्षिण में भी अपना विस्तार कर रहा है। लेकिन गंगाराम अंबेडकर जी बहुजन समाज पार्टी में कई दशक तक, कई साल तक सेवाएं दी हैं, और बहुजन समाज पार्टी में जो है वो काडर का काम किया है, जमीन पे दरी बिछा के आगे बढ़े हैं। उसके अलावा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन किए हैं, लोगों को जोड़ा है। और बहुजन समाज पार्टी में 2007 से 12 की सरकार में बहन जी के OSD थे, बहुत सारे लोग मिलने आते थे, बहुत सारा समाज के लिए इन्होंने काम भी किया है। कुछ सवाल आज उस पार्टी से जुड़े हुए भी होंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो 85% की राजनीति करती थी, वो कहीं न कहीं जो है अब बहुजन समाज बिखर रहा है, बहुजन समाज पार्टी से दूर जा रहा है। तो गंगाराम अंबेडकर जी से भी जानेंगे आखिर इनके पीछे सर वजह क्या है। आखिर जो है एक समय में बहुजन समाज पार्टी जो है 40% वोट बैंक वोट प्रतिशत ला करके 2007 में सरकार में आई थी, आज 12% तक हालात आ गए हैं, और इस बार भी लोग कह रहे हैं कि वोट परसेंट 6-7% पे आ जाएगा। वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, कांशीराम साहब की एक बात तो हमें याद आती है। कांशीराम साहब ने एक बार कहा था कि एक दौर भारत में ऐसा आएगा कि जो विभिन्न राजनीतिक दलों को चलाने वाले जो लोग होंगे, वो करीब 30% दूसरी पार्टियों को कांशीराम जी की विचारधारा से निकले हुए लोग चलाने का काम करेंगे,
और निरंतर ऐसा महसूस होगा कि दूसरी पार्टियों को अपनी विचारधारा में तब्दीली करके जो मेरा ये फार्मूला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के फार्मूले पर वो काम करना शुरू करेंगे। भले वो दिखावे में ही क्यों ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये फार्मूला लोगों को दिखाती नजर आएंगी। और ये भी सही है कि ये कुदरत का दस्तूर है कि कोई भी विचारधारा 50 साल बाद उसमें कुछ न कुछ तब्दीली आती है। तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी देश के अंदर पार्टी थी जो असंभव को संभव करने का प्रयास किया, रंग बिरंगे फूलों को एक साथ पिरोकर एक आलीशान बगिया बनाने का प्रयास किया। कांसीराम जी ने उन तमाम जातियों के अंदर लीडरशिप पैदा करने का काम किया जो जातियां लीडर विहीन थी। ऐसी जातियों के अंदर लीडर पैदा करने का प्रयास किया, तो जिसका नतीजा था कि बहुजन समाज पार्टी कम समय में भी एक अच्छा रिजल्ट देने का काम किया। लेकिन ये सही है कि जब वो रंग बिरंगे तमाम फूल थे, वो जो बारी बारी समय समय पर आकर वो तोड़ दिए गए, मुरझा दिए गए, अपने से अलग कर दिए गए। तो एक दौर ऐसा था कि विभिन्न दलों के विभिन्न समाज के जो लीडर थे वो जब कांसीराम जी की टीम में तैयार हुए थे तो अपने अपने समाज में जाकर फूले साहू अम्बेडकर की मानवतावादी विचारधारा को बता रहे थे। और वो जातियां भी निकल निकल करके अपने वोट के प्रति जागरूक हो रही थी, सजग हो रही थी। और कांसीराम जी ने जो जाति को हथियार बनाने का काम किया, उन्होंने कहा जाति है जो हमारा सत्यानाश करती है, तो हम जाति को हथियार बना करके और जातिवाद पर हमला करेंगे। और एक समय ऐसा था कि जो बहुत जातियों के जो लोग थे उनके अंदर जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा करने का प्रयास किया, तो तमाम वो जातियां भी राजनीति में हिस्सा डालने के लिए ललायत हो गई, जिनको लोगों ने वोट की मशीन बनाने का काम किया था। और एक दौर ऐसा आया कि तमाम जातियों के नेता निकल निकल कर अपने जातियों को तैयार किया और बहुजन समाज पार्टी के साथ लाते गए। लेकिन दूसरा दौर ये भी आया कि उन जातियों के तमाम लीडरों को चाहे अहंकार के कारण हो, चाहे किसी संकुचित मानसिकता के कारण हो, या कोई और कारण हो सकता है, जिसके कारण वो समय समय पर वो बहुजन समाज पार्टी से जाते गए, निकलते गए, जिसका नतीजा हुआ कि जब पूंजी ही नहीं रहती है तो कारोबार कैसे चल सकता है। और धीरे धीरे जो बहुजन समाज पार्टी की जो जातियों की जमात वाली जो पूंजी थी वो खर्च हो गई और बहुजन समाज पार्टी आज इस मुकाम पर आ गई है। अगर ये काम फिर से वापस कर लिया जाए कि उन जातियों की पूंजी को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, तो भारत में जिसके पास लोग होते हैं, लोकतंत्र उसी के कब्जे में रहता है। और ये काम शायद बहुजन समाज पार्टी से कहीं ना कहीं चूक हो रही है। सर एक चीज है कि मान्यवर कांसीराम साहब, जैसे अभी आप बता रहे थे, कह रहे थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जातियों को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत जो है वो बहुत जोर शोर से होती है। मान्यवर कांसीराम साहब राजभर से लेकर, निषाद से लेकर, बिंद से लेकर के, कहार, कश्यप, मौर्य से लेकर के सबको पार्टी में लेकर के आए। लेकिन जो पार्टियों के बड़े नेता थे वो कहीं न कहीं आपसी मतभेद के कारण वो पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए। लेकिन वो फॉर्मूला मान्यवर साहब वाला भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया और हर जात के लोगों को बड़ा चेहरा बना करके उत्तर प्रदेश में जनता के सामने पेश किया। तो आपको क्या लग रहा है, मान्यवर साहब वाला फॉर्मूला बसपा छोड़ करके अब भाजपा उस पर काम कर रही है? देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जो पार्टियां लड़ना चाहती हैं, तो उस लड़ने का जो चक्रव्यूह तोड़ने का एक ही मंत्र है, वो है कांसीराम जी का मंत्र कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन जो चाहे दक्षिण भारत की तमाम पार्टियां हों, चाहे उत्तर भारत की हों या पश्चिमी भारत की हों, वो पार्टियां केवल अपनी अपनी जाति पर फोकस कर रही हैं, जिसके कारण जो मानव कांसीराम जी का जो नारा था उसको श्री नरेंद्र मोदी जी ने तब्दील किया और उसी नारे का रूपांतर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कांसीराम जी का वही नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मोटिफाइड कर दिया उस नारे को, और जिसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है और तमाम जातियों का विश्वास भाजपा की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अब भाजपा का मुकाबला करने के लिए, भाजपा के चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जो लोग अपनी ही जाति पर कसरत कर रहे हैं, अपनी जाति की हड्डी पर कबड्डी खेल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का किसी भी हालात पर मुकाबला कर सकते हैं। मिशन सुरक्षा परिषद ने मानव कांसीराम जी की सोच को बारीक नजर से अध्ययन किया है, इसलिए हम लोग साइलेंट रेवोल्यूशन के तहत धीरे धीरे, आहिस्ता ही सही, क्योंकि हम अपने को ज्यादा लाइमलाइट पे ला करके हम किसी के निशाने पर नहीं आना चाहते हैं, हम धीरे धीरे अलग जगा रहे हैं। जिस तरह गेहूं के खेत में गांव में एक कहावत मुसबिला हो जाता है और उसमें पूरे खेत का जो अनाज है वो
चूहों के बिल में जाके घुस जाता है। तो इसी तरह हम लोग जातियों के लोगों के अंदर सोच पैदा करके और हम उसको आहिस्ता आहिस्ता इतना तेजी से लोगों को जोड़ रहे हैं कि अभी लोगों की हमारी तरफ नज़र नहीं है। जिस दिन हम करंट पैदा करेंगे, जिस दिन हम जम्पर आउट करेंगे, उस दिन मिशन सुरक्षा पूरे भारत में कोहराम मचाएगा और फूले साहब अम्बेडकरी विचारधारा को पूरे देश में फैलाने का काम करेगा। धन्यवाद सर। तो गंगाराम अंबेडकर जी हैं जो मिशन सुरक्षा परिषद का नेतृत्व कर रहे हैं, चला रहे हैं। मिशन जो होता है, ये शब्द जो होता है, ये बहुत धीरे धीरे काम करता है। आप इसको स्लो पॉइजन कह सकते हैं अंग्रेजी की भाषा में। 84 में बसपा का गठन हुआ था और उसके बाद 95 में 11 साल बाद जो है वो बसपा जो है वो सत्ता में आई। तो मान्यवर साहब ने जो मिशन शुरू किया था वो 11 साल बाद जो है उसका राजनीतिक स्वरूप जनता के लोगों के बहुजन समाज के सामने आया था। उसी तरीके से मिशन सुरक्षा परिषद भी जनता के बीच में, बहुजन समाज के बीच में काम कर रहा है। अब इसका राजनीतिक रूप कब सामने आएगा वो आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से 7 साल में देश भर के कई राज्यों में संगठन खड़ा हो गया है, 15 लाख से ज़्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं, वो कहीं न कहीं जो है वो ये बता रहा है कि मिशन सुरक्षा परिषद भी ग्राउंड जीरो पे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद।